प्यारे बच्चों, क्लास 11th टर्म 2 परीक्षा के लिए विषय राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो परीक्षा उपयोगी है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राजनीतिक विज्ञान के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसको 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई, जिसने मानव जाति के साथ विशेष रूप से जापान पर बम गिराए जाने के बाद महत्वपूर्ण कार्य किया। क्षेत्रीय स्तर में पर अनेक युद्धों, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बदल दिया और विश्व हिंसा में तनाव भर गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने को मुख्य उद्देश्य बनाया और सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने और कायम रखने का एकल उत्तरदायित्व लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अनेक एजेंसियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को आपसी सहयोग द्वारा परिवर्तित प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र ने आपसी सहयोग द्वारा विश्व के राष्ट्रों के मध्य समझ बनाने का प्रयास किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ वातावरण बन सके। 12 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिक समाज में राज्य के कार्य संबंधी लोक कल्याण सिद्धांत प्रचलित है, जो व्यक्तिवाद का आदेश, स्वतंत्रता और समाजवाद का आदेश, आर्थिक सुरक्षा के आधार पर समाज का निर्माण करता है। वास्तव में राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी है, जिसमें समाजवादी सिद्धांत का सार तत्व शामिल है और जिसके द्वारा जनता का कल्याण हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य नागरिकों के भलाई के लिए आवश्यक यंत्र है। कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सुखी संपन्न बनाना है। 13 है, विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है? तो लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में नई मांगें समाज और राजनीति के लोकतांत्रिक ढांचे में और आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति निर्णय निर्माण प्रक्रिया, विकास के लक्ष्यों के निर्धारण और इसके क्रियान्वयन के प्रणाली में शामिल होना पसंद करता है। ऐसा सहभागिता के उद्देश्य और शक्तिशाली होने के लिए किया जाता है। विकास और लोकतंत्र समान हित को अनुभव करने से संबंधित है। लोकतांत्रिक राजनीतिक उद्देश्य समान हित के लोगों के अधिकार को प्राप्त करने से है। यह संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग द्वारा विकास की प्रक्रिया और समान लोगों को विकास का लाभ लेने से संभव है। लोकतांत्रिक समाजों में लोगों की सहभागिता के अधिकार की प्रशंसा की गई है और इस पर जोर दिया गया है। इस प्रकार की सहभागिता की एक विधि यह बताई जाती है कि स्थानीय क्षेत्रों के विकास की परियोजनाओं के विषय निर्णय निर्माण संस्था को निर्णय लेने देना चाहिए। इसलिए अधिकार, संसाधन और स्थानीय निकायों के हैं बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन इस दिशा में किए गए प्रयास है। इन संशोधनों द्वारा सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। इसके साथ यह कार्य कमजोर वर्ग जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी किया जा रहा है, जिससे वे विकासगत परियोजनाओं को प्रेरित कर सकें। 14 नंबर क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि भारत का शांति का दृष्टिकोण व्यापक है? तो इसका आंसर है पहला, भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण नज़रिया व्यापक है। भारत की विदेश नीति विश्व शांति के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। देश की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत है हर तरह का साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा सभी देशों को उपनिवेशी मामलों से स्वतंत्रता, रंग भेद नीति का बहिष्कार, भूखमरी तथा बीमारी को जड़ से उखाड़ना, सभी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करना व संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की भूमिका निभाना। दूसरे भारत की शांति नीति का दृष्टिकोण नकारात्मक या युद्ध विरोधी नहीं है, किंतु हम यह मानते हैं कि युद्ध के कारणों को समाप्त किए बिना विश्व में चिरकालीन अस्थायी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। भारत चाहता है कि सभी देश अपने अनावश्यक विनाशकारी हथियारों का विनाश कर दे तथा सभी राष्ट्र स्वेच्छा से निशस्त्रीकरण संबंधी संधियों पर सच्चे मन से हस्ताक्षर कर दे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किन आधारों पर मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है? संक्षेप में व्याख्या करें।
तो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनको देखने से पता चलता है कि नागरिकों के पास अधिकारों व स्वतंत्रताओं की कमी नहीं है और वे इसका प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अधिकारों की आलोचना की गई है, परंतु मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित आधारों पर कड़ी आलोचना की गई है। पहला है बहुत अधिक बंधन। तो मौलिक अधिकार पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अधिकारों का महत्व बहुत कम हो गया है। इन अधिकारों पर इतने अधिक प्रतिबंध है कि नागरिकों को यह समझने में कठिनाई आती है कि इन अधिकारों द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है। दूसरा है निवारक नज़रबंदी व्यवस्था। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके साथ ही संविधान में निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था की है। जिन व्यक्तियों को निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो उसको अनुच्छेद 22 में दिए गए अधिकार प्राप्त नहीं होते। निवारक नज़रबंदी के अधीन सरकार कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर सकती है तथा उसकी स्वतंत्रता का हनन कर सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय चुनाव प्रणाली को समझाएं। तो भारत में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है, जिसमें समय समय पर विभिन्न स्तर पर विभिन्न पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी रहती है। संविधान के निर्माताओं ने इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की है। चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भारत में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, अर्थात प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चुनाव में मत प्रयोग का अधिकार होगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा, स्तर या लिंग का हो। आजकल भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि चुनाव क्षेत्रों का निर्माण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, अर्थात पूरे देश को निश्चित चुनाव क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। इस चुनाव क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा व पसंद के आधार पर मत का प्रयोग करता है, परंतु एक निश्चित क्षेत्र से चुने जाने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे उसने उसको वोट दी हो अथवा नहीं। इस प्रकार से यह एक संयुक्त चुनाव क्षेत्र होता है। चुनाव में निर्णय बहुमत के द्वारा ही लिया जाता था। चुनाव में जो उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसको विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली कहते हैं। यद्यपि कुछ पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में अनुपातिक मत प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत के विगत 14 आम चुनावों के दौरान मतदाता के प्रतिमानों व रुझानों का वर्णन कीजिए। तो विगत 14 आम चुनावों के दौरान भारतीय मतदाताओं के द्वारा मतदान व्यवहार में जो प्रतिमान व रुझान प्रकट हुए हैं उसका विवरण निम्न प्रकार है। मतदाताओं के निर्णय, अपने सामाजिक समूह, दीर्घकालीन संबंध, चुनाव के मुद्दों की समझबूझ के, अर्थव्यवस्था की दशा, दल का नेतृत्व करने वालों नेताओं तथा दल की छवि, चुनाव अभियान तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए मतदान किया गया है। भारतीय मतदाता के बारे में जो प्रारंभ में आशंकाएं प्रकट की गई थी उन्हें मतदाता ने निर्मूल सिद्ध कर दिया और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हुए भारतीय मतदाता ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। समय के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका और उनका भाग्य अंधकारमय बना है। 1951-52 से लेकर 1969 तक पहले 4 आम चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व और उनके द्वारा गरीबी हटाओ के नारे का सम्मान करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से चुनाव जिताया। 1977 में इंदिरा गांधी की नीतियों को ठुकराते हुए भारतीय मतदाता ने जनता पार्टी को सत्तारूढ़ किया, परंतु उसके घटक दलों में एकता और समन्वय की भावना न रहने के कारण 1980 में भारतीय मतदाताओं ने फिर से राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस को पुनः सत्ता सौंप दी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न सहानुभूति और भ्रष्टाचार समाप्त करने की आशा में राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद से स्थानीय हितों की उपेक्षा से नाराज होकर भारतीय मतदाता किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न देते हुए गठबंधन का जनादेश देता गया है। 18 है नौकरशाही की भूमिका व वर्णन कीजिए, अथवा यहाँ अथवा होगा बच्चों, अथवा आधुनिक राज्य में नौकरशाही के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नौकरशाही का शासन पर बहुत प्रभाव पड़ गया है। बिना नौकरशाही इनका शासन चलाना और देश का विकास करना अत्यंत कठिन कार्य है। नौकरशाही का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि
सब कार्य मंत्री नहीं कर सकते। मंत्रियों के फैसलों को कार्य रूप देने के लिए अस्थायी कर्मचारियों अथवा नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त मंत्रियों के पास वैसे भी समय कम होता है, जिसके कारण वे प्रत्येक सूचना स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते। आधुनिक समय में नौकरशाही की भूमिका का वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला, लोक सेवकों के कार्य। तो मंत्रियों को परामर्श देना। संसदीय शासन में मंत्री जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने राजनीतिक दल की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इस दृष्टि से शासन की नीतियों का निर्धारण करने का कार्य मंत्री ही करते हैं, किंतु इन मंत्रियों को अपने विभाग की बारीकियों का पता नहीं होता। अतः नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए विभाग के सचिवों का कर्तव्य होता है कि वे संबंधित जानकारी मंत्री तक पहुँचाएँ। वे आवश्यक जानकारी, सूचनाएँ व आंकड़े एकत्र करते हैं और उन नीतियों की सफलता के संबंध में मंत्रियों को परामर्श देते हैं। इस प्रश्न के अभाव में नीतियों का सफलतापूर्वक लागू करना बहुत कठिन है। मतलब इसके अभाव में नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करना बहुत कठिन। दूसरा है, नीतियों का कार्यान्वित करना। मंत्रियों द्वारा निश्चित किए गए नीति को सफल बनाना लोक प्रशासकों का कर्तव्य होता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का राष्ट्रपति किन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो आपातकालीन शक्तियाँ, तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल निम्न 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। पहला, बाह्य आक्रमण। दूसरा, भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर। और तीसरा, सशस्त्र विद्रोह द्वारा। दूसरा है, अनुच्छेद 352 में यह भी उल्लेखित है कि इन तीनों परिस्थितियों के वास्तविक रूप में नहीं होना, अर्थात केवल संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरा है, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। चीनी आक्रमण 1962, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जून 1963 तक। प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा बार लगा है पाकिस्तान आक्रमण 1971। तो यह है दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1968 तक। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और तथा राष्ट्रपति वी गिरी थे। फिर आंतरिक असंतोष 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति फारूक अली अहमद थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उल्लेखित आंतरिक असंतोष को हटाकर सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। एक बार अनुमति मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रह सकता है। दूसरा है आपातकाल, राष्ट्रीय शासन आपातकाल, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य किसी राज्य से यह पता चलता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें वहाँ के राज्य का शासन संविधान के प्रबंधक और नियमों के अनुसार नहीं चलाया जाता है, तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। इस स्थिति को समान बोलचाल में राष्ट्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन लागू होना कहते हैं। किसी राष्ट्र पर राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तभी जारी रह सकता है जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हो या निर्वाचन आयोग यह परमादेश कर दे कि चुनाव संभव नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के कार्य। 1967 तक जब केंद्र सरकार और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का एक सदन था, तब केवल 7 बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके बाद में जैसे ही विपक्षी पार्टियों की राज्यों में सरकारें बनने लगी, तब इस अनुच्छेद का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। राजस्थान में 4 बार अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। अब तक 125 बार राष्ट्रपति भारत शासन चलाया जा चुका है तथा पंजाब में 7 वर्षों तक लगातार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत पत्र कहा है। राष्ट्रपति शासन लग जाने पर 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। एक बार अनुमति मिल जाने पर यह 6 महीने तथा राष्ट्रपति शासन रह सकता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। तो इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में आ चुका है,
तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि के संदर्भ में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 से यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वित्तीय आपातकाल लग जाने पर न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है तथा सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति से लागू होते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।